अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में। इंतहाई दुख और अफसोस के साथ और इंतहाई परेशानी और परेशान कुन लहजे के साथ मैं आपको बता सकता हूँ कि कोरोना वायरस के जो अटैक्स हैं वो लगातार हो रहे हैं। अफराद पाकिस्तान के मुतासिर लगातार हो रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हम उम्मीद करते हैं कि आज शायद केस ना हो, कोई आज शायद केस रुक गया हो और हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा जब हम ये कह रहे होंगे कि आज कोई भी कोरोना का मरीज़ पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं हुआ। और फिर कोई एक दिन आ रहा होगा कि हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान में कोरोना का कोई मरीज़ नहीं है। लेकिन इंतहाई बोझल दिल के साथ हम आपको आज बता सकते हैं कि 8,418 कन्फर्म केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जो कि हमें गवर्नमेंट की वेबसाइट ने हमें बताया है और उसी को हम रिपोर्ट कर रहे हैं। इसमें 6,272 एक्टिव केसेस हैं और इसके नतीजे में 2.1% जो कि सिर्फ 1.8% डेथ थी, अब डेथ टोल बढ़ गया है। 176 डेथ हो चुकी हैं और ये परसेंटेज बनती है 2.1% और इसका जो डेथ टोल है वो 2% है, जिससे ये इंक्रीज़ कर चुका है। और 98% रिकवरी चांसेस हैं, लेकिन जो रिकवरी हो रही है वो 23.4% है, जो 1970 तादाद बनती है जो अफराद इससे रिकवर हुए हैं। सबसे ज़्यादा तादाद पंजाब में है और वहाँ है 3,721 और हलाकतें 42 हो चुकी है और 702 रिकवर हुए हैं। उसके बाद जो केसेस हैं वो सिंध में रिपोर्ट हुए हैं, वहाँ पर 2,537 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 56 अमवात हो चुकी हैं, 625 रिकवर हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 1235 कन्फर्म्ड केसेस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में अब तक रिपोर्ट हुई हैं 67 और 267 अफराद जो हैं वो रिकवर हुए हैं। इस्लामाबाद में 3 अमवात हो चुकी हैं, 181 कन्फर्म केसेस हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 263 और 194 अमवात हो चुकी 3 अमवात हो चुकी, 194 रिकवर हो चुके हैं। बलूचिस्तान में इस तरह 432 कन्फर्म केसेस हैं, 5 डेथ हो चुकी हैं और 152 रिकवरीज हैं वहाँ पर, जिन्होंने इससे बाजी जीती है, कोरोना वायरस से लड़ाई जीती है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में 49 कन्फर्म केसेस हैं, 10 रिकवरीज हो चुकी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोई कन्फर्म डेथ रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। अब ये सारी सिचुएशन के बाद जब हम मजमूई तौर पर एक कैलकुलेशन निकालते हैं तो पंजाब में 3,721, सिंध में 2,537, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा 3rd नंबर पर 1,235, फिर उसके बाद गिलगित बलूचिस्तान 4थे नंबर पर 432, 5वें नंबर पर गिलगित बल्तिस्तान 263, इस्लामाबाद में 181 और आज़ाद जम्मू कश्मीर में 49 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मजमूई तौर पर 176 यानी 2.1% डेथ हो चुकी हैं और 1970 रिकवरीज यानी 23.4% डेथ्स हो चुकी हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर अगर हम ग्राफ दिखाएं, वो बार्स दिखाइए जी हमारे नाजरीन को, फुल स्क्रीन करके दिखाइए ज़रा, ताकि ये वाली, ताकि हम देख सकें कि एग्जैक्टली सूरत हाल क्या है। सबसे ज़्यादा हमें ज़ाहिर है 6 अप्रैल को नज़र आया था कि सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुआ था 500 के करीब केसेस। इसी तरह इसके लगभग हमें 15 तारीख को नज़र आया है, उसके बाद हमें तकरीबन 17 तारीख और 18 तारीख को सबसे ज़्यादा रिपोर्ट केसेस नज़र आ रहे हैं। एक 19 तारीख को और एक 18 तारीख को केसेस हमें रिपोर्ट होते हुए सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जो कि 514 है। अब तक आज की तारीख में, अब तक जब तक हम रिपोर्ट कर रहे हैं तब तक 425 केसेस मजमूई तौर पर रिपोर्ट हुए हैं आज की तादाद में। अब ज़रा वो ग्राफ दिखाइए जिसके ऊपर हमारी मुसलसल लगातार नज़र है, ताकि हम ये समझ पाएँ कि ये देखिए जी, अब आपको इस ग्राफ से समझ आ रही होगी कि ये केसेस बिल्कुल नहीं रुक पा रहे हैं। कल तक इसकी तादाद 7,993 थी, आज जो कंफर्म केसेस है 8,418, जो आपको राइट टॉप पर तादाद नज़र आ रही है। इसी तरह जब इसकी पैराबोलिक देखते हैं अब तो इसकी रेशो जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसकी एग्जैक्ट रेशो और तकरीबन हमें जो मिल रही है वो 20% प्लस मिल रही है कि 20% केसेस एज़ पर पिछले जो केसेस हैं उसके हिसाब से एवरेज जो निकल रही है, इन सबको कैलकुलेट करके इन जो दिन है इनकी काउंटिंग को अगर डिवाइड किया जाए तो हमें एक परसेंटेज मिलती है। तकरीबन 20% के करीब रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और जो रिकवरीज हैं वो 23.4% है जो रिकवरीज हो रही हैं। तो ये मजमूई तौर पर आज की सूरत हाल थी। केसेस रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, रिपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लगातार। कल की तादाद में 24 अमवात हुई, कल सिर्फ, आज 17 अमवात हो चुकी हैं अब तक जो रिपोर्ट हुए हैं।
तो इन सूरत हाल के पेश नज़र जिस तरह से गवर्नमेंट भी बता रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी बता रहे हैं कि जो मई का महीना है यह इंतहाई क्रिटिकल है। जून में हम ये देख सकेंगे, यानी कि ईद तक भी समझिए कि बहुत ज़्यादा सूरत हाल रहेगी। तो इसी से इकोनॉमिक कंडीशंस भी जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि लॉकडाउन में कोई बहुत ज़्यादा उस तरह से कोई नरमियाँ या चीज़ें मिल सकती हैं कि हम आने वाले दिनों में ये कह सकें कि जी 10 दिन या 15 दिन कम से कम मई के अंदर। तो हम बिल्कुल भी इसके बारे में कुछ ये गुमान नहीं कर सकते फ़िलहाल, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ये कम हो। लेकिन ये फ़िलहाल इसकी सख्ती बढ़ सकती है। जो केसेस हमने रिपोर्ट स्टार्ट किए थे वो 3 केसेस से रिपोर्ट किए थे, और आज हम जब रिपोर्ट कर रहे हैं तो 8,418। जब हमने ये केसेस रिपोर्ट किए थे कोई मौत नहीं हुई थी, लेकिन आज हम रिपोर्ट कर रहे हैं 176। तो ये तकरीबन 3 महीने का ग्राफ बन रहा है। 26 फरवरी को हमने रिपोर्ट शुरू की थी और आज अप्रैल चल रहा है, 20 अप्रैल है आज। तो तकरीबन 3 महीने इस बात को तकरीबन हो रहे हैं, और इस महीनों के अंदर ये सूरत हाल है। और बहुत उम्मीद की जा रही है, क्योंकि एक उम्मीद है कि शायद चूँकि ये जो कोरोना वायरस है इसके अंदर एक DNA है, और इसके बाद जो शेल्टर है वो वैक्स का बना हुआ है। वो ये जो आपको चारों तरफ ये जो बॉडीज़ नज़र आ रही हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये जो है ये डिल्यूट हो जाता है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि अगर इसके ऊपर हीट आएगी तो शायद ये डिल्यूट हो, लेकिन अभी इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। बहरहाल अभी ये कहा जा रहा है कि इसके ऊपर शुरू हो चुकी है, काम शुरू हो चुका हुआ है। अमेरिका में शायद एक केस है जिसके ऊपर एक बंदरों के ऊपर ये सबसे पहले किया गया, ट्राई की गई इसकी जो वैक्सीन, जो इसकी दवा बनाई गई, और उसके ऊपर बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। अब एक शख्स के ऊपर इसका ट्रायल जारी है। ये हमें लेटेस्ट रिपोर्ट कल ये ब्रेक हुई थी, और इसके बारे में जो हेल्थ सर्कुलर है उसके बारे में भी कंफर्मेशन मिल रही कि ये बाकी इसके ऊपर काम हो रहा है। तो बहरहाल हमने पाकिस्तान से भी कुछ रिसर्चेज आपको बताई थी। मजमूई तौर पर अभी फ़िलहाल कंफर्म कोई वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। सिम्टोमेटिक इलाज हो रहा है, क्वारंटाइन देखा जा रहा है, खुद जो इम्यून सिस्टम है उसी से ही किया जा रहा है, या पैसिव इम्यूनाइजेशन जिसको FDA ने भी अप्रूव कर दिया है, और FDA से अप्रूवल के बाद अब वो बाकायदा उसके ऊपर रिकवरीज हो भी रही हैं। तो जितने रिकवर्ड अफराद हैं 1970 इनके हम प्लाज्मा ले सकते हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद एक बड़ा ही हमला है वो डिस्कस करना है, जिसका ताल्लुक शुगर स्कैंडल के साथ है, आटा स्कैंडल के साथ है। उससे जुड़े हुए 2-3 सवालात हैं। इसको नैब ने भी अब टेक ओवर कर लिया है, ये नैब तक पहुंच चुका है मामला आटा चीनी स्कैंडल। तो इसके साथ जुड़े हुए 2 बड़े अहम मामलात हैं जिसका पाकिस्तान की सियासत और जो खुद गवर्नमेंट है उसके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये बातें हो रही हैं कि अगर शुगर माफिया के ऊपर ज़्यादा हाथ डाला गया, गिरफ्तारियां हुई, तो हुकूमत भी डगमगा सकती है। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद बड़ा ही अहम पॉइंट है, इसको रेस करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। 2 इंतहाई आम मामलात हैं जो इस सेगमेंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो ये कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के आमदन से ज़ायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस पर नैब ने इलामिया जारी किया और ये कहा कि शहबाज शरीफ नैब के साथ ताउन नहीं कर रहे, अदम ताउन पर कानूनी रास्ता अपनाने का हक मौजूद है। इसी के रिएक्शन में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल और उसके सद्देबाब के लिए उठाए गए हुकूमती इकदाम पर बात करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत के हुक्मरान के रोने नहीं बल्कि काम करने का वक्त है। साथ में उन्होंने ये मुतालबा किया कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से 22 तारीख को जो तफ्तीश करनी है कैमरे के जरिए की जाए। नैब को चीनी और आटा स्कैंडल नजर नहीं आता है, ये मामूली बातें नहीं है। नैब और ऐसे हुक्मरान के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता है। उन्होंने कहा कि हम जेल से नहीं घबराते। आज शहबाज शरीफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो नालायकी, बदनीयती और घटिया सोच है। हम इसका मुकाबला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने नैब बारे जो कुछ रिमार्क्स दिए हैं किसी से पोशीदा नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा अहम मामला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बड़ा अहम है। वो ये कि नैब की जानिब से अब आटा चीनी स्कैंडल के कानूनी पहलुओं का गहराई से जायजा लेना शुरू कर दिया गया है। जायजा ही लिया जाएगा और उसके बाद फिर भरपूर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया है। आटा और चीनी स्कैंडल मेगा स्कैंडल है। अरबों रुपए की डकैती पर नैब खामोश तमाशाई का किरदार अदा नहीं कर सकती, ये नैब ने कहा। और यही वो वजह है जिसकी वजह से हम ये जो आज का प्रोग्राम है उसमें अहम तरीन सवाल उठा रहे हैं। ये जाहिर है कि शुगर स्कैंडल में वजीर आजम जो शुगर स्कैंडल है ये वजीर आजम के लिए एक वाज़ेह तौर पर एक बड़ी आजमाइश बन चुका है। और सवाल ये है कि वजीर आजम, पहला सवाल ये है कि वजीर आजम क्या इस आजमाइश में सुरखरू हो सकेंगे। और सवाल ये उठ रहा है कि क्या चीनी माफिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या चीनी माफिया मुख्तलिफ मसाइल में घिरी हुकूमत गिराने की भरपूर ताकत रखता है या नहीं। ये माफिया किसी ना किसी तरह से हर हुकूमत में शामिल होता है। और क्या इस बार अगर फैसला कुन मरहला आ जाए और कार्रवाई हो जाए
तो पंजाब हुकूमत और विफाक में इत्तेहाद खतरे में पड़ सकता है, हुकूमत गिर सकती है। यही सवालात गर्दिश कर रहे हैं। तो आइए इन सवालात का जवाब लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और आमिर इलियास राना साहब। आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर आटा चीनी स्कैंडल अब नैब में पहुंच चुका है। अच्छा, 25 तारीख का ये भी कुछ खबरें हैं कि फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट भी आने का इम्कान है। मेरा सवाल ये है कि सर आपका तजर्बा और तज्जिया क्या कहता है? क्या ये जो फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट है ये आएगी भी, और आ जाए तो पब्लिक हो जाएगी, और या इसको बुनियाद बनाकर या अपने तई नैब अपना किरदार निभाएगा? देखें मुर्तज़ा साहब, 2-3 चीजें हैं कि मैं किसी खबर की बुनियाद पे ना कहूं। मैं सिर्फ मुराद सईद साहब के जो बयानात 25 तारीख के हवाले से 2-3 दफा आ चुके हैं जी, उनको हम रखें तो इसका मतलब है फोरेंसिक ऑडिट के नतीजे इनके पास मौजूद हैं, गवर्नमेंट के पास। ठीक है। तो फोरेंसिक पब्लिक करने का भी प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करके वादा किया हुआ है। ठीक है, तो वो तो करने चाहिए उन्हें, जैसे उन्होंने कहा है। और वो चूंकि एक जो इब्तदाई इतला वो भी पीटीआई के ही अहम रहनुमा जहांगीर तरीन हैं जिन्होंने की कि एक खास सिलेक्टिव ग्रुप ढूंढा गया है और उनका फोरेंसिक हो रहा है, ये सबका नहीं हो रहा। फिर ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने भी इसी तरह की बात की। तो अब आज जो बात नैब ने अपने जराये से कही, हालांकि तो ये प्रेस रिलीज करनी चाहिए थी, जो हमारी इतला है वो ये है कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन किया और अब नैब से कहा कि नैब के जो ऑर्डिनेंस इस वक्त चल रहा है, जो अभी 6-7 दिन और बाकी है, जो ऑफिस किया था, तो नैब के खासे पर सही लाइन ड्रॉप हुई है, जरा दोबारा मिलाए ताकि बात को आगे बढ़ाया जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि ज़ाहिर है इमरान खान साहब भी वादा कर चुके हैं, वादा करने के बाद कि वो रिपोर्ट पब्लिक होगी। अच्छा, रिपोर्ट पब्लिक हो जाती है तो जी राना साहब आप अपनी बात जारी रखिएगा। जी, मैं ये कह रहा था कि फिर जब ये ऑर्डर हो गया कि अब नैब ऑर्डिनेंस में भी अभी 5-7 दिन है, लेकिन ये हमारी इत्तला है कि गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर नैब से कहा है कि अब आप इसकी कार्रवाई कीजिए। तो एक तरफ गवर्नमेंट के पास तो इख्तियार है ना कि जो इंक्वायरी कमीशन बनाया है उसकी रिपोर्ट वो पब्लिक कर दें, क्योंकि उसके अंदर 2-3 चीजें पहले दिन से आ रही हैं कि जी चीनी एक्सपोर्ट नहीं हुई, एक्चुअली वो काबुल के नाम पे पेपर गए हैं और वापस आ गए कि जी चीनी चली गई और एक्सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे रिबेट ले लिया गया। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे रोकें, लेकिन मैं पीछे जाऊँ कि जब नैब की तरफ जा रही है और फिर कुछ लोगों के हुकूमती बयान आए हैं कि ये तो 8-10 साल की कहानी है, ओके, पीपल्स पार्टी और नून होगी। सही। अच्छा जी, नून के पहले, पीपल्स पार्टी के पहले वजीर खजाना थे इसहाक डार और नून लीग के आखिरी साल के एंड तक थे, चौथे साल के एंड तक थे इसहाक डार और बाद में आगे मिफ्ता इस्माइल। ठीक है। बीच में वज़राए खजाना आए नवीद कमर भी आए और हफीज शेख मोहतरम आए जो अब भी मुशीर खजाना है। पीपल्स पार्टी के दौर में जो कहानियां खुद पीटीआई के दौर में आई हैं और शहजाद अकबर साहब जिस तरह शुगर के हवाले से कराची के सिंध के ओमनी ग्रुप की बातें और कहानियां सुनाते रहे, तो बहुत बड़ा फ्रॉड है ना, मतलब अरब रुपए का। ओके, एक ये होगा। दूसरा होगा नून के दौर का, जिसको ओन भी करते हैं सागदार, और इन दिनों में उन्होंने कई दफा ट्वीट किए कि हमने जब भी चीनी एक्सपोर्ट की, साथ हमने शर्त लगाई कि मुल्क के अंदर उसकी कीमत में कोई इजाफा नहीं होगा। ठीक है। अब मैं आता हूँ लेटेस्ट, जहाँ से हमने बात की थी मैंने कि अब हम लेटेस्ट पे कि जी काबुल गई कि नहीं गई। काबुल गई या नहीं गई, चीनी की कीमत बहुत बढ़ गई, 18 से 20 रुपए, वो मुझे और आपको पे करनी पड़ रही है हर पाकिस्तानी को। ठीक है। यहाँ हम सब आ गए, रिबेट गया खजाने से, वो भी हमारा, चाहे वो किसी भी दौर में गया। तो ये तो अनर्थ करना चाहिए कि किस ने, चाहे उसमें शरीफ हो, चाहे उसमें मखदूम हो, चाहे उसमें तरीन हो, पाकिस्तान के जरदारी हो, ओमनी ग्रुप वाले हो, कोई हो जिनकी शुगर मिल जाए, हर पार्टी के हैं और वो हर दौर में हुकूमत में इसीलिए रहते हैं कि कुछ इधर हैं कुछ उधर हैं और फायदे फिर सबको होते हैं। और बड़े फखरिया अंदाज में उन्होंने कहा कि मुझे तो सबसे ज्यादा मैंने एक्सपोर्ट की नून के दौर में। अच्छा, नून के दौर में अगर जहांगीर तरीन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करके रिबेट लेते हैं तो चीनी की कीमत नहीं बढ़ती। ये सारे वो सवालात हैं जिसका जवाब हमें नैब भी देगा, क्योंकि उन्होंने जब काम करना है। फोरेंसिक ऑडिट भी देगा कि अगर उन्होंने 9 कंपनियां सेलेक्ट की थी 80 शुगर मिलों में से, तो उसका क्राइटेरिया क्या था, क्योंकि जहांगीर तरीन के अगर 6 हैं तो फिर ये वो तो ना हुआ कि एक प्रॉपर तनासुब हो, या ये हम फील करें कि अच्छा जी जैसे जहांगीर तरीन कह रहे हैं कि उनको वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के एमा पे किया था। ओके जी, तो ये सब चीजें अब एक फोरेंसिक ऑडिट देगी, दूसरे देगी नैब की 1 महीने की इंक्वायरी, और जरूरी नहीं कि वो 1 महीने में करे। जब सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ केस में JIT को दिया था टास्क और एक टारगेट दिया था, तो उस टारगेट को भी बहुत बार सुप्रीम कोर्ट से एक्सटेंशन लेके बढ़ाया गया। तो लगता नहीं है कि वो 1 महीने में सारा कुछ हो जाएगा,
इरफान मंगी साहब बड़े अच्छे डीजी कॉम्पिटेंट हैं, जो लाहौर के डीजी की तरह खबरें लीक कराने पे यकीन नहीं रखते। ठीक है, क्योंकि लाहौर के नैब में हर चीज जराए से अभी इन्वेस्टिगेशन जारी होती थी और टिकट चल जाती है। मुझे एक और सवाल करना सब, एक और सवाल का जवाब दें। चीजें जो नजर आ रही हैं, इट्स अ फाइट ऑफ टू बुल्स। अगर इन सूरत हाल को जोड़ के पढ़ा जाए तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या जो चीनी माफिया है वो मुख्तलिफ मसाइल में घिरी हुकूमत गिराने की भरपूर ताकत रखता है या नहीं, क्योंकि ये माफिया किसी ना किसी तरह से हर हुकूमत में शामिल भी होता है। और क्या इस बार अगर फैसला कुन मरहला आ जाए जिसका दावा खुद वज़ीर-ए-आज़म साहब कर रहे हैं कि मैं इनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाऊंगा कुछ भी हो, और कार्रवाई हो गई, तो पंजाब हुकूमत और वफाक में इत्तेहाद भी खतरे में पड़ सकता है क्या? और क्या ये माफिया हुकूमत गिराने की ताकत रखता है? देखें, उसको कहते हैं ना मुहावरा है, हाथ कंधन को आरसी किया तो ठीक है, पता लग जाएगा। ये करके दिखाएं। अभी 25 से तो ये 1 महीना आगे चला गया ना काम। हाँ जी, ये अनर्थ होगा, लेकिन कानूनी तौर पे अरेस्ट करने के लिए, रोकने के लिए, और जो जहांगीर तरीन जिस तरह कह चुके हैं कि हम अदालतों में भी जाएंगे इस रिपोर्ट को चैलेंज करने। सही। अब ये नैब में जो जा रहा है मामला, वो उस रिपोर्ट के चैलेंज करने को एक किस्म की उसका भी एक ब्रेक लगाई गई है कि जी नैब का काम तो चलता है और अदालतें नहीं करती उसमें मुदाखलत। लेकिन अब अदालतों ने बहरहाल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े सीरियस क्वेश्चन उठाए हैं कि इंक्वायरी के दरमियान में आप अरेस्ट नहीं कर सकते। जब बंदा पेश होता रहता तो आप क्यों पकड़ते हैं? मकसद क्या है? एक तो है ना, कोई भाग रहा है इंक्वायरी से, तो फिर तो शामिल नहीं हो रहा, आपके साथ कंप्लेंट वेरिफिकेशन में नहीं आ रहा, फिर तो कोई जवाब बनता है। अगर ये सारे लोग यही हैं और जाते हैं तो अरेस्ट करने का तासुर क्या आप पहले जिस तरह अरेस्ट किए जाते थे अब नहीं करेंगे? तब भी वही सवाल हम फिर मीडिया उठाएगा कि आप क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे, पहले लोगों को किया हुआ है आपने। तो ये सारी चीजें आने वाले दिनों में, खासतौर पर हमें ये 5 दिन तो वेट करना है ना, 25 कि उसमें क्या गवर्नमेंट ये पब्लिक करेगी, फिर हम बहुत ज्यादा बात कर सकेंगे। जो आपका सवाल है, इतना शुगर माफिया, मैं इसको मिल ओनर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि ये टर्म लागू है तो पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें इस तरह नहीं जाया करती। हाँ, ये लोग सहूलतकार जरूर हो जाते हैं, जिनके कुछ होते हैं अज़ाइम कि जी ठीक है मैं नाराज हूँ तो मैं फिर अगर मेरे खिलाफ एक्शन होगा तो मैं दूसरे के साथ में जाऊंगा। दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, ये सारे मुहावरे हमारे सामने मौजूद हैं। पाकिस्तान की सियासत भरी पड़ी है। कल जहांगीर तरीन काफलीग में थे, आज पीटीआई में है। बहुत सारे लोग नून वाले इस वक्त पीटीआई में हैं। ये सब चीजें हमारे यहाँ बदलते हुए टाइम होते हैं। आपने सबने देखा है, रुख 1 मिनट में बदलता है। हम ख्याल दोस्त होते हैं, नून से काफलीग बन जाती है। तो आप इस बात को ये नहीं कर सकते जो आपने कही है कि मैं कहूँ कि बिल्कुल जीरो कर दूं, लेकिन एक वक्त पे ही होगा। अभी फिलहाल देखें, प्राइम मिनिस्टर बहुत कॉन्फिडेंट में है कि भाई नहीं, मेरा काम ठीक है, सारे इदारे साथ चल रहे हैं, हम एक्शन ले रहे हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। ये भी मतलब इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते इस फैक्टर को कि भी ये भी मामलात बन सकते हैं। बहरहाल आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल एनालिसिस फ्रॉम योर साइड सर, थैंक यू वेरी मच। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। कोरोना वायरस के जहाँ पर अटैक हो रहे हैं, दुनिया भर की इकॉनमी, पेट्रोल प्राइसेस, गोल्ड प्राइसेस, स्टॉक मार्केट्स पूरी तरह डिस्टर्ब हो रही हैं। वहाँ पर अमेरिका के अंदर नवंबर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और अब चल रहा है अप्रैल की 20 तारीख, चंद दिनों के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 7 महीने पड़े हुए हैं। इन 7 महीनों में जिस तरह से रेशो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं वो अमेरिका के अंदर हो रहे हैं, डेथ्स जो हैं वो वहाँ अमेरिका के अंदर रिपोर्ट हो रही हैं, रिकवरीज भी ज़ाहिर हो रही हैं, लेकिन जिस तरह की पीक है वहाँ पर, क्या 7 महीनों में ये टेल डाउन ग्राफ होना शुरू हो जाएगा? क्योंकि वहाँ होने वाले हैं नवंबर में इलेक्शंस खतरे में पड़ गए हैं, उसकी बातें हो रही हैं। उसके ऊपर आपको डिटेल ब्रीफ कुछ दूंगा और वहीं से एनालिसिस लेंगे। और वाशिंगटन डीसी से फैज़ रहमान साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, सीनियर सहाफ़ी और जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार। वो मुझे बताएंगे कि वहाँ पर असल में इस बारे में, इस डिबेट को लेकर बातें क्या हो रही हैं। एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर हम ये देख रहे हैं कि एक जानिब कोरोना वायरस से अब बात हो रही है, लोग अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं, रिकवरीज भी हो रही हैं, डेथ्स हो रही हैं, टोल बढ़ रहा है, तो दूसरी जानिब इस फैलने वाली वबा ने अमेरिकन इकॉनमी को भी खासा स्लो डाउन कर दिया है, यहाँ तक कि उसे रोक दिया है। तो दूसरी तरफ ये कौमी इंतखाबात के जो साल में अमेरिका के जमहूरी जो सिस्टम है उसके लिए भी एक ख़तरा बना हुआ है।
जो प्राइमरी इंतखाबात या तो ताखीर का शिकार हैं या उनमें खलल पड़ सकता है या पड़ गया है, क्योंकि पोलिंग स्टेशन बंद हैं और गैर हाजिरी में वोट डालने के अमल पर शक व शुबहात के बादल मंडला रहे हैं। अच्छा, सियासतदान इंतखाबी अमल से मुतालिक शदीद तनाज़े का शिकार है और इस पर अदालतों में जंग जारी है। नवंबर में अमरीकी वोटर्स नए सदर और कांग्रेस के बहुत से उम्मीदवारों के साथ रियासती हुकूमत के लिए हज़ारों उम्मीदवारों को मुंतखब करने वाले हैं, लेकिन ये इंतखाबात कैसे होंगे और क्या ये वक्त मुकर्रर पर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये बात अपने आप में एक मौजू बहस बनी हुई है। और सवाल ये हो रहा है कि क्या सदर ट्रंप इंतखाबात मुलतवी कर देंगे या कर सकते हैं। तो इसका जवाब ये आ रहा है कि फिलहाल 15 रियासतों ने सदारती जो प्राइमरी के इंतखाबात हैं उसमें ताखीर की है और उनमें से ज़्यादातर इसे जून के अख्ताम तक ले जाने का ख्याल रखते हैं। इससे यह अहम सवाल पैदा हुआ है कि क्या नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात उसकी वजह से ताखीर का शिकार हो जाएगा। सन 1845 के एक कानून के मुताबिक अमेरिका का जो सदारती इंतखाब है हर 4 साल बाद नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगल को मुनक़िद किया जाता है। ये लॉ है। इसका मतलब यह है कि रवां साल सन 2020 में 3 नवंबर को तारीख इंतखाबात की जो तारीख है वो करार पाई जाती है। इस कानून में तब्दीली के लिए कांग्रेस को नया कानून बनाना होगा और उसे डेमोक्रेटिक पार्टी की अक्सरियत वाले ऐवान नुमाइंदगान और रिपब्लिकन के अक्सरियत वाले सेनेट यानी दोनों ऐवानों में अक्सरियत से मंजूरी भी हासिल करना होगी। ये एक मखमसा बना हुआ है। इसके अलावा अगर वोटिंग के दिन में तब्दीली की जाती है तो भी जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किसी सदर की इंतजामिया की मुद्दत सिर्फ 4 साल तक ही हो सकती है। दूसरे अल्फाज में अगर कहा जाए तो सदर डोनाल्ड ट्रंप की पहली मुद्दत किसी भी सूरत में 20 जनवरी सन 2021 की दोपहर को खत्म हो जाएगी। अगर वो दोबारा मुंतखब होते हैं तो उन्हें मजीद 4 साल की मुद्दत मिल जाएगी। अगर वो हार जाते तो उनकी जगह डेमोक्रेट के जो बाइडेन सदर बनेंगे, लेकिन घड़ी की सुई चल रही है और वोट में ताखीर उसे नहीं रोक सकती है। फिर एक और सवाल भी उठ रहा है कि अगर इंतखाबात में ताखीर होती है तो क्या होगा। एक और सवाल साथ में ज़ेरे बहस है आजकल कि क्या वायरस इंतखाबात में खलल अंदाज हो सकता है, खलल डाल सकता है, या फिर यह सवाल है कि किन तब्दीलियों से खतरे को कम किया जा सकता है। इन्हीं सवालात के पेश नज़र और मुबाहिसों के पेश नज़र एक और सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अमरीकी जमहूरियत को इससे कोई ख़तरा तो लाहक नहीं है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एक कॉन्फ्लिक्ट सा बन रहा है या क्राइसिस सा बन रहा है। तो आइए इसके लिए बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अमूर अमेरिका उन्वान फैज़ रहमान साहब मेरे साथ मौजूद है, वाशिंगटन डीसी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। फैज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमेशा आप हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, हम आपके बड़े मशकूर हैं सर। सर, अमेरिकन इलेक्शन से मुताल्लिक क्या बातें हो रही हैं अमेरिका में, और नवंबर में इलेक्शंस भी होने हैं, क्या वक्त पर हो जाएंगे इलेक्शंस या कोरोना वायरस का इस पर इफेक्ट कर सकता है कोरोना वायरस? थैंक यू मुर्तजा, सबसे पहले तो शुक्रिया, इट्स ग्रेट टू बी ऑन योर प्रोग्राम वंस अगेन। और आपने बहुत अच्छा नक्शा खींचा है, बड़ा अच्छा कॉन्टेक्स्ट और एक बैकग्राउंड दिया है इस पूरे मामले का। तो उसमें देखिए बहुत सी बातें एक ऐसी हैं जो, अगर आप सबसे पहली बात तो ये देखें कि इस वक्त जो दोनों पार्टीज के जो नॉमिनीज हैं, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप को तो कोई चैलेंज नहीं है, तो वो तो रिपब्लिकन पार्टी के नॉमिनी है ही हैं। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी की जो नॉमिनी है और जिसके लिए ये प्राइमरीज ज्यादा एक हीटेड थी और जिनका ज्यादा एक इंतजार किया जा रहा था, अब वो जो बाइडेन के प्रिजम्प्टिव नॉमिनी, यानी कि अब वो इस वक्त तक तकरीबन नॉमिनी बन चुके हैं, अब उनके पास कोई चैलेंज है नहीं। तो लिहाजा उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी की जो प्राइमरीज हैं उनकी भी अब कोई बज़ाहिर कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं रही। तो जो आपके तबसरे का जो पहला जो हिस्सा था कि क्या प्राइमरीज पर इसका असर पड़ेगा, तो फॉर ऑल द प्रैक्टिकल एनालिसिस इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस। ये दोनों नॉमिनीज ही गालिबन नवंबर में मुकाबला करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ। अच्छा, अब आप आइए कि क्या नवंबर के इंतखाबात हो सकते हैं, तो उसमें दो बातें बड़ी अहम हैं। एक तो ये कि हमारे ट्रंप साहब की पूरी कोशिश ये है कि पूरी इकोनॉमी को और पूरे मुल्क को दोबारा 3 से 4 को खोल दिया जाए। और इस वक्त न सिर्फ ये कि उनकी तरफ से ये आवाज बहुत जोर शोर से आ रही है,
व्हाइट हाउस से, बल्कि इस वक्त अक्रॉस द कंट्री जो उनके हामी हैं और खुसूसन जो रिपब्लिकन पार्टी के एक्टिविस्ट्स हैं, उनकी तरफ से मुजाहरे हो रहे हैं पूरे अमेरिका में, जहां ये कहा जा रहा है कि आप इकोनॉमी को खोल दें और हमारी आज़ादी हमारे खौफ के मुकाबले में ज़्यादा अहम है। तो हम ये चाहते हैं कि ये पूरा मुल्क वैसी नॉर्मल हो जाए जैसे कि कोरोना वायरस से पहले था। तो मुझे एक बहुत ज़्यादा इम्कान इस बात का लग रहा है कि 1-1.5 महीने में अगर पूरी तरह नहीं तो कम से कम मोस्ट ऑफ द कंट्री वुड बी ओपन फॉर बिजनेस। और जब हम कहते हैं फॉर बिजनेस तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें फिर वो ज़ाहिर इलेक्शंस वगैरह का मामला भी आ जाता है। तो बाय नवंबर, चूंकि नवंबर में अभी कुछ महीने बाकी हैं, बल्कि अच्छे खासे महीने बाकी हैं, तो इम्कान यही है कि उस वक्त तक कम से कम हालात ऐसे हो जाएंगे कि लोग वोट देने जा सकें। एक बात। अब दूसरा इसमें पहलू ये है कि एक तो ये कि इन पर्सन वोट देने में इसलिए कोई कबाहत नहीं कि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग, यानी जब अगर मुल्क खुल जाएगा उस वक्त तक और तमाम ऑफिसेज में सोशल डिस्टेंसिंग की जो गाइडलाइंस हैं और जो रूल्स हैं अगर वो अडॉप्ट किए जा रहे हैं, फॉलो किए जा रहे हैं, तो वही रूल्स और गाइडलाइंस वोटिंग के वक्त भी कतारें जो बनी उसमें मतलब 3-3, 4-4 लोग खड़े हों और जो मशीनें हों वो उनको प्रॉपर सैनिटाइज किया जाए, तो पॉसिबल है। ये इस बात का मेरे नजदीक बहुत कम इम्कान है। लेकिन फैसल इस तरह की सिचुएशंस में, जब इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, वायरस हो, अटैक हो, थ्रेट हो, हमने पाकिस्तान में देखा यहाँ पर टेररिस्ट अटैक्स के बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा थ्रेट्स होते हैं पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, पोलिंग बूथ्स के ऊपर, बहुत सारे हलकों के अंदर, तो टर्नआउट बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो जो आप चीज़ें हमें समझा रहे हैं, मेरी भी समझ में आ रही है कि ऐसा मुमकिन तो है, टेक्निकली एडवांस कंट्री है, चीज़ों को संभाल सकता है, लेकिन इस तरह से क्या टर्नआउट पर फर्क नहीं पड़ सकता? अच्छा देखिए, टर्नआउट यहाँ पर जो है, चूंकि वोट सबसे दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, यही सारे कॉन्सेप्ट्स बने हैं, तो उन्होंने यहाँ पर जो वो एक अहम काम ये है कि आप जरूरी नहीं है कि आप वोटिंग बूथ पर जाके ही वोट दे सकें, ऑनलाइन भी आप बाय मेल भी दे सकते हैं, जैसे एब्सेंटी बैलेट्स कहते हैं, उनके जरिए भी आप दे सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग हर स्टेट में एडवांस वोटिंग भी होती है, यानी आप जरूरी नहीं है कि आप इलेक्शन वाले दिन ही जाएं, आप मुख्तलिफ उन्होंने सेंटर्स खोले हुए होते हैं, आप 1 महीने से 2 महीने पहले से वो एक एडवांस आपकी वोटिंग भी शुरू हो जाएगी, अपनी मर्जी से आराम से जाएं और जिस वक्त आप मुनासिब समझे वोट अपना कास्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने चूंकि एक डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है अभी भी, so far so good, knock on wood, कि इन्होंने पूरी कोशिश ये की है कि लोगों को वोट्स देने की जितनी भी सहूलतें दी जा सकें वो दी जाएं। पाकिस्तान का मामला जरा हमारा मुख्तलिफ है, अभी हमारे पास इतनी एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ की जो डेट्स हैं, जो अपनी इलेक्शंस की डेट, वो बड़ी मुकद्दस होती हैं मुर्तजा, यानी आपने जैसे कि अभी आपने खुद अपने उसमें तफसीर में फरमाया कि सिंस 1845 कोई किसी भी इलेक्शंस की डेट, चाहे वो लोकल लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो या नेशनल लेवल पर हो, आज तक कभी आगे नहीं बढ़ाई गई। हर हालत में चाहे सैलाब वगैरह भी आते रहते हैं, लेकिन जो इलेक्शंस हैं वो प्रॉपर अपने वक्त पे होते हैं। लेकिन आपका जो सवाल है वो अहम है कि क्या इससे टर्न आउट पर फर्क पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि एक तरफ तो सहूलतें हैं वोट देने की, और दूसरी तरफ जो है इस वक्त पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, इस वक्त शदीद पोलराइजेशन है। लोग जो ट्रंप के खिलाफ हैं वो हर हालत में कोशिश करेंगे कि बाहर जाएं, बाहर निकलें और वोट दें। चले, मैं यही देता हूँ फैसल, हम आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआगो हैं, हमारे पाकिस्तानी बल्कि अमेरिकन भी, ह्यूमैनिटी के तौर पर भी, कि अल्लाह आप सबको महफूज रखे। लेकिन जिस तरह का ग्राफ चल रहा है अमेरिका के अंदर कोरोना का, वो तो रोज़ाना की बुनियाद पर हॉरेबल है, यानी कि मतलब लाखों तक तादाद, और एकदम जो चाइना से क्रॉस किया, इटली से भी क्रॉस कर गया, स्पेन से भी क्रॉस कर गया, इफेक्टिव अस्पतालों में दाखिल होंगे। अब ये नहीं कंफर्म है कि आने वाले 2 महीनों में हम रिकवर करके वापस आ जाएंगे या अगले 6 महीनों में हमारे साथ क्या पोजीशन होगी, यानी वी आर ब्लाइंड कि अगले आने वाले 6 महीनों में या साल तक क्या होगा, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन भी क्लियर नहीं है, अभी तो इसकी मेडिकेशंस भी क्लियर नहीं है। तो आने वाले 6 महीनों के बाद जब हम 7वें महीने में दाखिल हो रहे होंगे तो सिचुएशन तो उस वक्त बनेगी, अगर ऐसी, फॉर एग्जांपल, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह आप सबको महफूज रखे, कि लाखों की तादाद में लोग
मुतासिर हो रहे हों, एपिडेमिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ये वायरस और ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए, क्योंकि अब आप लोगों के पास तो बहुत कम स्टेट ऐसी हैं जहाँ पर गर्मी मिलती है और शायद उसका एक इफेक्ट, ये कहा जा रहा है कि शायद उससे इफेक्ट कम हो जाए, ख़त्म फिर भी नहीं होगा। तो जब नवंबर होगा तब तो सर्दियाँ फिर शुरू हो जाएंगी। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि उस वक्त तक ये तो भी कंफर्म नहीं है, तो क्या ऐसी सिचुएशन बन जाए, खुदा ना खास्ता, लाखों अफराद मुतासिर फिर भी हों, डेथ्स भी रोजाना की बुनियाद पर बहुत ज्यादा हो रही हों, तो फिर सिचुएशन क्या होगी? क्या ऐसा कोई सिचुएशन बन सकती है कि खुदा ना खास्ता ये जो इंतखाबात हैं वो ताखीर हो जाए, क्योंकि उसके लिए ज़ाहिर अमेंडमेंट भी करनी पड़ेगी। सेनेट भी समझ रहा है जहाँ पर एक दूसरी पार्टी की मेजॉरिटी है, कांग्रेस भी समझ रही है जहाँ पर दूसरी पार्टी की है, तो क्या ये हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है ऐसी सिचुएशन में? देखिए मुर्तज़ा, आपने सही कहा कि हालात बड़े गैर मामूली हैं, कोई शक नहीं, जिसे बल्कि इंग्लिश का जो लफ्ज़ है अनप्रेसिडेंटेड, यानी ऐसे हालात कभी इस मुल्क में नहीं हुए। तो जाहिर है कि जब हालात अनप्रेसिडेंटेड होते हैं तो वही ऐसे ही फिर गैर मामूली इक़दाम भी किए जाते हैं। और एक गैर मामूली इक़दाम जो किया गया वो ये था कि अभी जो इनका जो रिलीफ पैकेज आया है, $2 खरब से ज़्यादा, और पहली दफा बाकायदा लोगों को बराह रास्त चेक भेजे जा रहे हैं घरों पे, उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट्स में अच्छे खासे पैसे। फिर अनएम्प्लॉयमेंट वाला की जो है, फिर स्मॉल बिजनेसेस के लिए जो अब तक ऑलमोस्ट इन्होंने, अब देखिए तकरीबन $800 बिलियन, ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन जस्ट टू क्या कहते हैं उसको, हेल्प द स्मॉल बिजनेसेस। तो हालात वाकई गैर मामूली हैं और इसमें कोई शक नहीं आपके तबसरे की तरफ जाते हुए कि ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि इलेक्शंस, और अगर ऐसा हुआ तो वाकई वो, मैं तो समझता हूँ कि ये अगर अमेरिका हैं तो ये दुनिया की तारीख का एक बहुत बड़ा वाकया होगा। और गालिबन जब इस वायरस के मुतालिक हम सर दोबारा राब्ता आपसे करते हैं, बड़ा साहब का एनालिसिस चल रहा था, ज़रा दोबारा रिकनेक्ट करें फैज साहब से। यानी कहीं ना कहीं खतरे तो मौजूद है, बिकॉज सामने एक बिल्कुल डार्क साइड है, अभी एग्जैक्ट क्लियर नहीं है कि ये जो कोरोना का अटैक है, इसका ग्राफ है जो है अमेरिका में नवंबर तक डाउन होगा, जीरो होगा, कम होगा, कहाँ तक पहुँचेगा, वैक्सीन बन जाएगी, मेडिकेशन बन जाएगी, नहीं बन पाएगी, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। तो फिर ये सवाल कि अच्छा, एक और सवाल है कि क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात मुलतवी कर सकते हैं? ये उनके इख्तियारात में है। अगर इंतखाबात में ताख़ीर होती है तो क्या होगा, और साथ में और क्या अमरीकी इंतखाबात में ताख़ीर भी हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसका हमने जिक्र करना था। बहरहाल बहुत सारी चीज़ों का अहाता हो भी चुका, हमने देख भी ली, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि टोटल अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन जो सिचुएशन बता रही है, जो खतरे बता रहे हैं, वो शायद मुमकिन है कि भी ऐसा भी देखने में आ जाए। गो के वहाँ पर वोटिंग की बहुत सारी सहूलियात हैं, बाय पोस्ट आप वोट कर सकते हैं, कुछ महीनों पहलों से आप शुरू कर सकते हैं, ऑनलाइन आप भेज सकते हैं, आपको पोलिंग बूथ में आने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन शायद ये 100% मुमकिन ना हो सके। और अगर इसी तरह की सहूलियात में यानी लाखों की तादाद में अफराद मुतासिर हों और उसके बाद अगर वोटिंग का दिन भी आ जाए तो टर्न आउट तो ठीक ठाक इफेक्ट होगा, और वहाँ पर जो स्विंग स्टेट्स हैं उनका एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, और शायद उन दिनों में कुछ और भी मामलात ख़राब हो सकते हैं। लेकिन ये एक तारीख का एक अलग और अपनी नौइयत का बिल्कुल अलग एक प्रेसिडेंट होगा, लेकिन आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि क्या बनता है। बहरहाल इस वक्त के लिए हमें प्रोग्राम की से इजाज़त दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। गिरदो नवा का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।